Okay, so this is again new concept, parallel and sequential kinetics. ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर योर रेगुलर बोर्ड एग्जाम, ये आपका पूरा जेईई और नीट के हिसाब से, ठीक है, ये बोर्ड में नहीं आने वाला है, लेकिन ये से आपका सब जेईई के लिए है। और दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, सो माय सजेशन इज़ कि डेरिवेशन पे आप मत जाइए, आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिए, दैट विल बी गुड एनफ फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। चलिए, तो पैरेलल काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि इफ़ वन रिएक्टेंट इज गिविंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, वन रिएक्टेंट इज गिविंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिएक्टेंट ए, ठीक है, in one reaction it is producing product B and for this rate constant is K1, and in different reaction this A is giving C with rate constant K, ठीक है। अगर आपको इस तरह से डायग्राम नज़र आता है तो समझ आइए किसके ऊपर बेस्ड है, ये पैरेलल काइनेटिक्स, ठीक है, यानी A दोनों रिएक्शन में कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिएक्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, और यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि चलिए इसका टी हाफ कितना है, टी हाफ 1 एंड दिस इज टी हाफ 2, ठीक है। बताइए, अलग अलग रिएक्शन है लेकिन दोनों का क्या है, रिएक्टेंट एक ही है, इसलिए हम अलग अलग इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस dA बाई dt, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनस dA बाई dt। तो इफ़ आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट रिएक्शन, बी वाले को कंसिडर करती हूँ, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, K1A, ठीक है, क्या हो जाएगा, K1A इफ़ आई एम एज्यूमिंग रिएक्शन 1, ठीक है। ऑर्डर कितना लेंगे यहाँ पर, ऑर्डर हम 1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक, लेकिन अगर यही सेम चीज़ मैं किसके साथ कंसीडर कर रही हूँ, फॉर द रिएक्शन 2, तो इट विल बी K2B K2A, क्लियर है भाई। सेकेंड रिएक्शन के लिए भी तो ए ही रिएक्टेंट है और फर्स्ट के लिए भी ए रिएक्टेंट है, तो दो आपको मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, क्या हो गया, माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K1A प्लस K2, क्लियर है। अभी आपने थोड़ा सा इस तरह का काम ऐसे से भी किया था, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द के इफेक्टिव, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, मतलब यहाँ पे अलग अलग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहली चीज़, के इफेक्टिव क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से K1 A कॉमन लेती हूँ तो K1 प्लस K2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इफेक्टिव, के इफेक्टिव का वैल्यू हमें कितना मिला, K1 प्लस K2। देखो ये बात समझ में आ गई, ओके। इफ यहाँ पर मान लीजिए कुछ और आपका प्रोडक्ट बन रहा होता, कुछ और प्रोडक्ट बन रहा होता, राइट, तो ये क्या हो जाता, K3, ये क्या हो जाता, K4। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इफेक्टिव, आप तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। आप कितने भी रिएक्शन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, मैंने अभी सिर्फ 2 कंसीडर किए हैं, ओके। तो के इफेक्टिव क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द ऑर्डर, ऑर्डर क्या मिला आपको, ओवरऑल ऑर्डर कितना मिलेगा, इफेक्टिव ऑर्डर 1, इफेक्टिव के समझ में आया, ठीक है। इफेक्टिव ऑर्डर लिख लीजिए, इफेक्टिव ऑर्डर कितना आ रहा है, 1, ठीक है। अब इसी में मैं आपसे बात करूंगी टी हाफ, ठीक है। अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं, एक हमने अभी के इफेक्टिव निकाला, दूसरा हमने क्या निकाला है, इफेक्टिव ऑर्डर निकाला है। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव टी हाफ, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला आएगा, टी हाफ ई लिख रही हूँ मैं, इफेक्टिव चलो इज इक्वल टू, कहाँ से निकालेंगे, टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के, ये होता था
समझ में आया सबको? फर्स्ट ऑर्डर के लिए व्हाट वाज द फॉर्मूला? टी एफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दो तरीके के के मिल रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। ठीक है, क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करूं, यानी K1 के प्लेस पे क्या लिखूं मैं? क्या लिख सकती हूँ K1 के प्लेस पे? 0.693 अपॉन K1 के प्लेस पे 0.693 अपॉन T हाफ 1। समझ रहे हो? सिर्फ मैंने K1 K2 को रिप्लेस किया है 0.693 अपॉन T हाफ 2। देखो भाई, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया मुझे बताइएगा। हाँ, K1A और K2A दोनों इंडिविजुअली इक्वल है माइनस डी अपॉन डी तो उन दोनों का सम माइनस डी अपॉन डी कैसे? नहीं, वो अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए K1 यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट रिएक्शन के लिए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका B बन रहा है, तो उसके लिए रेट कितना है? K1 है। ठीक है, लेकिन C के लिए आपको K2 लेना पड़ेगा और दोनों के लिए रिएक्टेंट कॉमन है, तो इसलिए वो जो आप जो रेट लॉ लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, तो दोनों केस में ये आ रहा है। फिर हमने दोनों को कंबाइन किया, क्योंकि ओवरऑल हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट इज़ द चेंज इन द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो इसलिए आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो? क्या था फिर? आपको आगे क्या करना है? और अब सीधे सीधे आपका जो फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सब कैंसिल आउट होगा। फाइनली फॉर्मूला आपको ये मिल रहा है। या तो आप इसको याद कर लीजिए या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। ठीक है, तो पैरेलल काइनेटिक्स में हम के इफेक्टिव निकाल पा रहे हैं, इफेक्टिव ऑर्डर निकाला आपने, और क्या निकाला है? इफेक्टिव टी हाफ। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। क्या निकालना है आपको? इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फोर्थ हम क्या निकाल रहे हैं? EA इफेक्टिव। ठीक है, तो ये किससे निकालेंगे? अरेनियस इक्वेशन से। और हमारा के इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या मिला? के इफेक्टिव क्या था आपका? K1 प्लस K2। ठीक है, अब के इफेक्टिव के लिए व्हाट डू यू वांट? के इफेक्टिव के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? हमारी अरेनियस इक्वेशन थी K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल EA अपॉन RT। ये आप तीनों में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A इफेक्टिव E माइनस EA इफेक्टिव अपॉन RT। समझ में आया? ये कंबाइन वाला है आपका सब, विच इज इक्वल टू A1 E माइनस EA1 अपॉन RT प्लस A2 E माइनस EA2 R। ठीक है, यहाँ पे आप इन सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ फैक्टर्स आपके कैंसिल आउट होंगे, उसमें नहीं जाना है। आप सिंपली बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। फाइनल आफ्टर डिफ्रेंशिएशन व्हाट विल यू गेट? K इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई EA इफेक्टिव, यानी K और E मल्टीप्लिकेशन इज गिविंग यू K1 EA1 प्लस K2 EA2। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। ठीक है, आगे का काम आप कर लेंगे, ये बस फॉर्मूला इतना याद रखेंगे। ठीक, मैंने बीच का पोर्शन कट किया है डिफरेंशिएशन आप करके, तो फाइनली आपको ये मिलेगा K1 E1 प्लस K2 E2।
ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका concentration of B and concentration of C. यानी at any moment of time in parallel kinetics we can find the concentration of products. ठीक है। और concentration में मेनली आपको वो पूछते हैं परसेंटेज यील्ड, तो वो भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में बता रही हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे concentration of C and concentration of B. अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आ कहाँ से रहा है, या डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट करिए भाई, डायरेक्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, उतना ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, ठीक है। देखिए ये आएगा आपका फाइनल फॉर्मूला इज इक्वल टू K1 अपॉन K1 अपॉन K2। B के लिए रेट कांस्टेंट था K1 और C के लिए रेट कांस्टेंट था K2, ठीक है। अब वो आपसे पूछेंगे परसेंटेज ऑफ B, परसेंटेज ऑफ B क्या करना है? परसेंटेज ऑफ B हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं भाई? B एंड C, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें आपको एक का परसेंटेज निकालना है। मोल कॉन्सेप्ट आ गया, तो B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू 100, यही आएगा, ठीक है। अब विच इज इक्वल टू K1, B के लिए रेट कांस्टेंट क्या था? K1। देखो कुछ भी ना रटने की जरूरत नहीं है, इफ़ यू मेमोराइज दिस, यहीं से आपने किया है। परसेंटेज ऑफ बी, उसमें हाँ बी प्लस आएगा, यस। अच्छा हुआ आपने बताया, यहाँ पर दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 इंटू 100। देखिए B और C किसके बराबर चल रहे हैं ना आपके? K1 K2 के बराबर चल रहे हैं, तो इसी को आप K1 K2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब C का आप मुझे बता सकते हैं क्या हो जाएगा? C के केस में ऊपर क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू 100। यहाँ क्या हो जाएगा? K2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। आपको सिर्फ यही फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें हमारा काम हो जाएगा। अगर इसमें एक और प्रोडक्ट होता तो फिर आप उसको भी ऐड कर देते, है ना। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये वाला है पैरेलल काइनेटिक्स। नेक्स्ट आपको बता रही हूँ सीक्वेंशियल काइनेटिक्स। एक और बस, थक गए हैं सब, हाँ। कितना काइनेटिक्स करेंगे, करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको आपके मॉड्यूल से ही बता रही हूँ, ठीक है। सीक्वेंशियल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, ये पैरेलल था, दूसरा है आपका कॉन्जिक्यूटिव और सीक्वेंशियल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ? A से बना B K1, ठीक है, और B से फर्दर क्या बन रहा है? देखो ये सीक्वेंस आ गया आपका। पहले वाला क्या था? पैरेलल। इन द फर्स्ट केस रिएक्टेंट वर कॉमन, इन दिस केस B जो है वो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट और सेकेंड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट। A सिर्फ रिएक्टेंट है और C सिर्फ प्रोडक्ट है, लेकिन कहानी किसके अराउंड है? B दोनों तरह से बिहेव कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए तीनों का रेट कांस्टेंट लिखेंगे, तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, सिर्फ डी ए की बात कर रहे हैं, डी ए का काम यहीं तक है बस, तो ये हो जाएगा K1 E। क्लियर है। चलो अगर मैं आपसे डी सी बाई डी टी बोलूँ तो आप क्या लिखेंगे, K2, हाँ क्या डी सी के लिए, हाँ सही बात है, नहीं होगा, आदत पड़ गई है मुझे लिखने की। ठीक है, सी के लिए क्या हो जाएगा आपका K2B, वो हैबिट वैसे हो गई है। अच्छा हुआ, आप कभी ऐसा गलती हो जाए तो बता दीजिए कीजिए। ठीक है, आप नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन, जो यहाँ पे आपको सीखना है DB बाई DT। ठीक है, अब देखो ध्यान से, DB बाई DT लिखना है, ये आप लिख लेंगे मुझे पता है। DB में क्या करना है, DB के लिए B, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की आपसे बात करती हूँ तो B इज प्रोडक्ट, और सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा K1A। ठीक, अब ये सेकेंड के लिए बिहेव कर रहा है एज ए रिएक्टेंट, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, माइनस K2। ये चीज़ आपने जब मैं ऐसे एक्सप्लेन करी थी, हमने इंटरमीडिएट के लिए भी यही काम किया था। ठीक है, अभी ठीक है प्रज्ञा, साइन ठीक चल रहा है। चलो, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और सी के याद रह जाएं, बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाए तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन लेकिन जितने इसके ऊपर बेस्ड आपके मॉड्यूल में और एनएमएससी में वो ज़रूर कर लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, विच इज K1 A नॉट। A नॉट ध्यान आया आपको, A नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ था A से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए A नॉट की एंट्री जरूरी है, अपॉन K2 माइनस K1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस K1T माइनस E माइनस K2T। ये देखो, ये थोड़ा सा याद रखना टफ है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप इसको इस फॉर्म में करेंगे। ये सब क्या है कि ये रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके तब इस तरह से फॉर्मूले निकाले जाते हैं, वो स्टेप में नहीं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ऐसे ही आप किसका लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, नहीं K2 नहीं होगा, A नॉट अपॉन K2 माइनस K1। ठीक है, हाँ जी, A नॉट है, A नॉट C के लिए, यहाँ पर नहीं है, वो इंटीग्रेट करके आपके ना मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छे से आता है तो आप एक बार चेक करना, मुझे नहीं आता इंटीग्रेशन। ठीक है, तो A नॉट K2 माइनस K1, फॉर्मूला लिख लीजिए बस, K2 1 माइनस E माइनस K1T
ऐसा लगता है केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे हैं। माइनस K1 माइनस E माइनस K2T, इतना आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा है ये भी बंद होगा ना ब्रैकेट, ये लो। चलो, बड़े बड़े से फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आता है क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली आता ही है, तो आप कर लेंगे। K2 क्यों नहीं है, आप देखना उसको डिफरेंशिएशन में। इसमें ना पेज नंबर 154 पे ग्रे कलर के बॉक्स में आपको सब दिया हुआ है ये, ठीक है, पैरेलल काइनेटिक्स, ये सीक्वेंशियल काइनेटिक्स का, तो इसको चेक करना। बट मेरे हिसाब से उतना डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है, बी मैक्स का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। टी मैक्स का मतलब क्या होगा, टाइम भी आपका क्या है, मैक्सिमम, ठीक। तो बस फॉर्मूला नोट करेंगे, टी मैक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln K1 अपॉन K2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, टी मैक्स। बी मैक्स आइए, ए नॉट K2 अपॉन K1 K2 अपॉन K1 माइनस K2। ये सब इतना याद रखना डिफ़िकल्ट है, इससे बेटर है कि आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप डायरेक्ट देख के अप्लाई कर सकते हैं, इतना टफ नहीं आएगा। हाँ, जो डी मैक्स है वो कौन से रिएक्शन में है? वो टी मैक्स आपका इसके लिए है, 1 के लिए है, ठीक है। बी की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी कहानी मैंने बी और टी फर्स्ट रिएक्शन के लिए दी आपको। तो ये सिर्फ नहीं, फर्स्ट रिएक्शन, अच्छा सॉरी, सीक्वेंशियल की बात कर रहे हैं ना, बी के लिए ये B. We can also attempt to find the time when B becomes maximum. A से जो B बन रहा है उसकी बात, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिर जब B मैक्सिमम होगा तो वो जो टाइम पीरियड होगा उसको टी मैक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, टी मैक्स, यस, बस उतना ही है। अभी मॉड्यूल है ना, अब आइए एग्जाम्पल 10, इसी के बराबर में पिंक कलर के बॉक्स में एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका पैरेलल काइनेटिक्स। अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, K1 K2 की वैल्यू दी है, फाइंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B एंड C। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लीजिए ये वाला, ठीक है, करिए। ये कौन सा चेक पॉइंट है, ये नाम तो नहीं है, 2 है, ओके। मैं 1 मिनट के लिए मॉड्यूल नहीं आता।
हो गया? ओके मुझे आपके मॉड्यूल में और कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है पैरेलल काइनेटिक्स का अभी। ओके, कम टू द पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 3। ई के बाद आइए चेक पॉइंट 2, क्वेश्चन नंबर 6। हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया? हाँ, ओके। चेक पॉइंट 2, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6, चेक पॉइंट 2। ये भी आपका पैरेलल काइनेटिक्स का है। चेक पॉइंट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, K1 और K2 आ जाएगा आपका इफेक्टिव। K इफेक्टिव आ गया K1 प्लस K2। ठीक है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, लेकिन मेरे को एक पॉइंट उसका समझ में नहीं आ रहा। मैं तब से उसी को देखने में लगी हुई हूँ। इसने अप्लाई किया फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से इसने a माइनस एक्स निकाला। उसके बाद इसने a t डिकम्पोज निकाला। a नॉट है आपके पास, a माइनस एक्स a t बचा हुआ था, तो जो डिकम्पोज हुआ वो निकाला।
और फिर उसमें अमाउंट ऑफ सी निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया है डिकम्पोज से। तो वो मैं थोड़ा सा अभी मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। हमने जो निकाला था परसेंटेज यील्ड निकाला था ना डायरेक्ट, एक बार उसको ट्राई करो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। हाँ बट इससे कुछ होगा तो परसेंटेज आएगा। परसेंटेज ऑफ, इसने आपको सिर्फ अमाउंट पूछा है ना। उन्होंने वो जो डिकम्पोज अमाउंट डिकम्पोज है उसको किससे मल्टीप्लाई किया? K2 से। K2 अपॉन K1 किया था ना हमने, K1 प्लस K2 हमने जो सॉल्यूशन में उन्होंने जो अमाउंट ऑफ हाँ डिकम्पोज है उसको किससे मल्टीप्लाई किया? K2 अपॉन K1 प्लस K2। हमने जो अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखा था ना, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 ये लिखा था राइट। हाँ और ये है हमारा परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड तो निकल जाएगा ना, आपको वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपने को चाहिए अमाउंट। ठीक है, इसको अभी रुक जाइए, इसको मैं एक बार पहले घर पे ढंग से सॉल्व करके फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे। फ्राइडे वापस मैं आपको फिर से जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मॉड्यूल से क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा और उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो कोशिश करेंगे फ्राइडे को हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हाँ सर, हाँ आ जाइए। इसको बेटा ऑफ कर देना साक्षी, इसको ऑफ कर देना, बारिश